हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य। पता है, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक अगर कहा जाए तो श्रीगुप्त, और इनकी जो शासन काल की अवधि थी 240 ईस्वी से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जो 280 से 320 ईस्वी इनका शासन काल। अब गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया और इसने महाराजा अधिराज की भी उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। अब कहता है गुप्त संवत जो है शुरू हुई 319 से 320 ईस्वी में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। अब चंद्रगुप्त प्रथम की उत्तराधिकारी की बात की जाए तो कौन हुए? समुद्रगुप्त। अब ये जो है जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, और पराजित करने के एवज में इन्हें क्या कहा गया? नेपोलियन कहा जाने लगा। और इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की भी उपाधि धारण की। इससे कविराज भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को 3 नामों से, जैसे कि नेपोलियन, परम, इन्होंने कविराज भी इनको कहा गया, और परम भागवत की उपाधि भी धारण की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक थे। समुद्रगुप्त जो थे विष्णु का उपासक। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाए जाने के कारण लगाया गया। उसके बाद बात की जाए तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। नोट की बात की जाए तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, जिसे नेपोलियन भी कहा जाता था, कविराज भी कहा जाता था। यह एवं नालंदा, गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। पहले आते थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीन में बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इसने पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। किसने? तो यह उपाधि जो है 57 ईसा पूर्व उज्जैन के शासक पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य धारण की। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों में एक मंडली का निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। तो नवरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त इनके धन्वंतरी, छपनक, जिसे फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्रा और बारामिहिर खगोल विज्ञानी थे, एवं बरुचि जैसे विद्वान थे। अब नवरत्न की बात की जाए तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो एक उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन सैव मतलाम्बी था। वीरसेन सैव मतलाम्बी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकंड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 400, जिनका शासन काल रहा 415 से 454 ईस्वी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त
प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जो 455 से 467 ईस्वी तक के इसका शासनकाल रहा। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। उसके बाद बात की जाए तो स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हूनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक ने गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपाड़िक कहलाते थे। भक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। उसके बाद पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में बात की जाए तो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। मुख्य अधिकारी को हम लोग क्या कहते, दंडपाशिक कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों में उल्लेख है। उसके बाद भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बालतः श्रम राज्य के लिए आय एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, जैसे क्षेत्र, वास्तु, चरगाह भूमि, सील और अपहद। अब इस छह भूमि जो है, क्षेत्र हम कह सकते हैं कि कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चरगाह भूमि पशुओं को चराने वाला भूमि, और सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, और अपहद ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अब बात की जाए तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। स्वर्ण मुद्रा अगर कहा जाए तो सबसे पहले तो हिंद यूनानी लेकर के आते हैं। फिर सर्वाधिक सिक्का अगर कोई जारी करता है स्वर्ण मुद्रा तो गुप्त साम्राज्य, और फिर सबसे शुद्ध सिक्का अगर कहा जाए तो कुषाणों ने जारी किया था। गुजरात के बाद में गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। अब आगे बात की जाए तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर जैसे विष्णु मंदिर, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और स्थान तथा विष्णु मंदिर तिकवा जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, शिव मंदिर भूमरा जो नगौदा मध्य प्रदेश में है, पार्वती मंदिर नायना कुठार जो मध्य प्रदेश में है, दशा अवतार मंदिर हम लोग याद रखेंगे देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, शिव मंदिर खोहा नगौदा मध्य प्रदेश, और लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। दो ही राज्य तो याद करने हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब आगे देखते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति से मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शावर जाति के लिए अपने देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते हैं। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है।
गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। अब देखते हैं आगे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। अब ललितपुर की बात की जाए तो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 ही शेष हैं, जिनकी गुफाओं की संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा की संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं संबंधित चित्र उद्धृत है। अब बात की जाए तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नाम स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई। अब गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसमें 5 भागों में बांटा गया। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपिरक्षाकारित्व। उसके बाद आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। किसने घोषणा की थी? आर्यभट्ट। 12 मिहिर बृहत संहिता बृजवाहक लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों में चर्चा की गई। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व कल्पना कर ली कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव में ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। यह ब्रह्मगुप्त। उसके बाद गुप्त काल में पालकंड के ने पशु चिकित्सा पर हस्त यजुर्वेद लिखा है। नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। अब बात की जाए तो पुराणों में वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई है। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपायक कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। मंदिरों की कला बनाने का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए अस्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौनगारी, जिसने निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम कहानी की कथा पर आधारित है। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना भगवत गीता संस्कृत के उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया और नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कारण जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।